हेलो टू ऑल, सभी को हेलो और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी हैं अनअकैडमी पे। वेलकम टू अनअकैडमी। क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। आप सभी अनअकैडमी पर हैं, यहाँ आ जाइए। यस, क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। यहाँ पर कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। Yes, now India's best educator for UPSC CSE is now on अनअकैडमी। अनअकैडमी पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। हाँ, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अबाउट मी। हाँ, यहाँ देख लीजिएगा, कॉम्बैट हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट कराता है और यहाँ पर 60 मिनट्स में आपको 56 क्वेश्चन करने होते हैं। स्कॉलरशिप का जो पूल है वो 4 करोड़ और प्लस तक का है ना, 4 करोड़ और उससे प्लस से भी तक जा सकता है। एवरी संडे, हर संडे को 11 बजे होता है ये। यहाँ देख लीजिएगा फीचर्स क्या है, प्रीलिम्स स्पेशल में क्या क्या है यहाँ पे। रैंक 1 to 3 तक में क्या हम लोग देख रहे हैं, 1 ईयर यूपीएससी सीएसई प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 to 10 में 75% का स्कॉलरशिप। रैंक 11 से 50 में 50% का स्कॉलरशिप और रैंक 51 से 500 तक में 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। आप मेरा यहाँ पर कोड अप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज़ शाजिया 10, ठीक है ना। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको अनअकैडमी 20 बुक्स भेजेगा, जो कि क्या है, यूपीएससी एक्सपर्ट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, हाँ जी, अनअकैडमी उनको क्या करेगा, 20 बुक्स प्रोवाइड करेगा। और जो कि वर्थ रुपीज़ कितने रुपीज़ का होगा, 10,000 का। यहाँ कुछ बातें देख लीजिएगा, इसमें 100% सिलेबस कंप्लीशन है, हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑफ ईज ऑफ लर्निंग है, क्रिएटेड बाय द बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है इसमें, अपडेटेड विथ करेंट अफेयर्स है। यहाँ आ जाइए, देख लीजिएगा, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, कवर होंगी। तो ये वो बुक्स होंगे जो आपके अनअकैडमी, जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड होंगे। आइए यहाँ पर अब कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अनअकैडमी पे चेज योर ड्रीम के तहत वो बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, अनअकैडमी उनको लोन प्रोवाइड कराएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, आप आराम से क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लाइक अगर हम लोग बात करें लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी, 0 प्रोसेसिंग फीस है इसमें, 0 इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल 2 घंटे में मिल जाएगा, नो हिडन चार्जेस है, मिनिमम पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। यू हैव टू अप्लाई माई कोड दैट इज शाजिया 10। अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं शाजिया 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी, यहाँ आते हैं अनअकैडमी के, हमारे अनअकैडमी पर 2 प्लान चलते हैं, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में क्या है और प्लस में क्या है, देख लीजिए। आइकॉनिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ठीक है, जिसमें कस्टमाइज स्टडी प्लान विथ बाई वीकली रिव्यूज़ है, स्टडी मटीरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स है, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स बाय एग्जाम एक्सपर्ट्स, टेस्ट एनालिसिस, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्लस पे क्या है, लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस है और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। जी, अब यहाँ पर कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि अब अनअकैडमी पे 6 मंथ का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक पे। तो प्लस पे 6 मंथ का पड़ेगा आपको कोर्स 40,500 का, लेकिन अगर आपने मेरा कोड अप्लाई कर दिया शाजिया 10, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 36,450 का। ओके, वहीं आइकॉनिक के बारे में बात करें तो 12 मंथ का कितना पड़ेगा, 74,500 का, और इसमें अगर आपने कोड अप्लाई कर दिया देन इट बिकम 67,050। ये इतने का क्या होगा, आपको पड़ेगा। 12 महीने का कोर्स का क्या है, 49,500। अगर आपने कोड अप्लाई किया देन इट बिकम 44,550। वहीं अगर हम लोग देखें, इसमें भी हमारा क्या है, 24 मंथ का कोर्स है, 36 मंथ का कोर्स है। सेम आपको क्या करना है, अब मेरा कोड अप्लाई कर लेना है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी पे ऑप्शनल के भी क्या है, कोर्सेज हैं। ऑप्शनल पे क्या है, प्रोसेस क्या है, यहाँ देख लीजिएगा। 12 मंथ का ऑप्शनल का ये पड़ेगा आपको 27,500 का, लेकिन अगर आपने मेरा कोड अप्लाई कर दिया दैट इज़ शाजिया 10 तो ये हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पड़ेगा आपको कितने का, यहाँ पर 24,750 का। सो देर किस बात की है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज चुनौती 2.0।
यहाँ आ जाइए। अनअकैडमी पे जो स्पेशली अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस जहाँ मैं लेती हूँ वहाँ पर मेरी प्लस कोर्सेज भी चल रही हैं। तो जो लोग भी मुझसे नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग मेरे जो ऐप पर मेरा जो प्रोफाइल है उसको फॉलो करेंगे तो आपको मेरा ये प्रोफाइल दिख जाएगा, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। फॉलो कीजिए। और मेरी जो क्लासेस हैं, जैसे अभी अक्टूबर में मेरी क्लास आने वाली है कंप्लीट कोर्स ऑन मेडिवल हिस्ट्री, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरा प्लस कोर्स पे आर्ट एंड कल्चर का कोर्स चल रहा है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल क्लास फीचर्स के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो interactive live classes, pose for the learners, raise a hand, never miss a class, lecture notes anytime or anywhere। ठीक है। अपकमिंग लाइव क्लासेस में यहाँ देख लीजिएगा क्या है, कंप्लीट कोर्स ऑन मेडिवल हिस्ट्री जो मेरा आने वाला है यहाँ पे 29 सितंबर से 1 ईयर बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई एंड 2 ईयर बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों में है। 18 अक्टूबर से मिशन AIR1 बैच क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मिशन AIR ये क्या है, बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में है। वीकेंड करंट अफेयर्स अनअकैडमी में चल रहा है, 29 सितंबर से ये स्टार्ट है। यहाँ पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, PIB, RSTV, ऑल इंडिया रेडियो, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, EPW, ये सब कवर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन आर्टिकुलेट प्रोवाइडेड किया जाएगा आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में। सो आप सभी लोग क्या कीजिए, जुड़िए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के कंटेक्स्ट में। जैसा कि आपको पता है जी, अगर हम लोग बात करें तो आपको जैसा कि मालूम है कि इसमें मैंने राजा राम मोहन रॉय मैंने करवा दिया था। आज हम उसके आगे क्या करेंगे क्वेश्चंस। जी, आज हम लोग क्या करेंगे, उसके ही आगे का हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था प्रीवियस क्लास में, आज हमारा लेक्चर शुरू होगा इसके आगे। रेफरेंस बुक कौन सा है हमारा, स्पेक्ट्रम है। यहाँ मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या हो जाए, एक बार जो सारे जो विषय हैं वो रिकॉल हो जाए, याद करने में आपको दिक्कत ना हो। और एक तरह से क्या है कि एक टाइमलाइन के थ्रू क्या है, या अगर आप इसको पढ़ते हैं तो और भी क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाता है। समटाइम इट्स वेरी ईजी। और चूँकि परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा हडल हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देखिए आते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ बातें देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय की जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जी, राजा राम मोहन रॉय की जब मृत्यु हो जाती है देन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसकी जो बागडोर है, यानी इसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड जी, अब इसके बारे में देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज है, यानी राजा राम मोहन रॉय जी की मृत्यु ब्रिस्टल में हो जाती है इंग्लैंड में। उस समय वो अकबर सेकंड के पेंशन के बाद के लिए गए थे, पेंशन के बढ़ाने के बाद के पर्पज़ से गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या कि फिर बंगाल में क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ, उस समय पर क्या कंडीशन रहा। तो जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 तक में, इन्होंने फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बाद इसकी जो बागडोर थी उन्होंने संभाली। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं उन्होंने अपने उस समय पे, यानी जो उस समय का जो भारतीय परिवेश था, जो परिस्थितियां थी, उसके साथ पाश्चात्य विचारों का एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के साथ इन्होंने सामंजस्य बैठाने का बहुत ही एक ग्रेट एफर्ट्स इनके द्वारा किया गया, जो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इनके कंटेक्स्ट में देखा जाए कि इन्होंने ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज जिसको कि राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश किया था, उसको एक नई चेतना, है ना, एक नई चेतना किसके द्वारा दी गई, अब देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसे एक नई चेतना, एक नई जान जो है इसमें फूकी गई। तो यहाँ क्या था, और एक नया स्वरूप दिया गया है, स्वरूप इन द सेंस कि एक नया फॉर्मेट क्या किया गया, इसे प्रदान किया गया। यहाँ आते हैं, पहले हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ कंटेक्स्ट में, जैसे कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो पहले ज्ञानवर्धनी और तत्वबोधिनी सभा से क्या थे, संबंधित थे। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इस समय पे यहाँ पे कोई ना कोई एक सभा है, कोई ना कोई एक जगह है जहाँ से ये सभी लोग क्या थे, कनेक्ट होते थे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। तो ज्ञानवर्धनी, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स पर्पज से भी आपको ध्यान रखना है कि
ये कौन कौन सी संस्थाओं से पहले जुड़े हुए थे, दैट वाज ज्ञानवर्धिनी, और उसके बाद कौन सा है, दैट इज़ तत्वबोधिनी सभा। ये याद रखना है, ठीक है ना, कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो पहले ज्ञानवर्धिनी और फिर बाद में तत्वबोधिनी सभा से ये क्या थे, संबंधित थे। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत की प्राचीन सभ्यता और राजा राम मोहन रॉय के जो विचार हैं उसका क्या करना, प्रसार करना। इट मीन्स कि जो तत्वबोधिनी सभा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो तत्वबोधिनी सभा का मेन मोटो क्या था, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पर था, हम लोग क्या देखते हैं कि उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता, जो हमारा एंशियंट कल्चर रहा है, उसका प्रसार करना, और साथ के साथ राजा राम मोहन रॉय के जो विचार हैं उसका भी प्रचार करना, या उसका भी क्या करना, लोगों के बीच में उसके बारे में क्या करना, उस विचार को अभिव्यक्त करना, लोगों के बीच में उस विचार को पहुंचाना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा का हम लोग रोल देखेंगे कि क्या रोल रहा तत्वबोधिनी सभा का। तो ये इस्टेब्लिश्ड कब हो रहा है, 1839 में ये इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि बंगाली भाषा की एक पत्रिका थी, जो 1839 में हम लोग क्या देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा जिसका गठन 1839 में हुआ, और फिर बंगाली भाषा में एक पत्रिका भी निकाली गई जो क्या थी, तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से जानी गई। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, एक पत्रिका निकाली गई जो किस नाम से थी, तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से इसका प्रकाशन होता था, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इन दोनों सभाओं को के ब्रह्म समाज से जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा और एक नया जो है, एक कह लीजिए एक न्यू जो एनर्जी जो है, सबसे पहले तो एनर्जी यानी लोगों के बीच में एनर्जी पहुंची, और उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जो विचार हैं, ये जो विचार थे, उन एक विचार में क्या हो रहा है कि एक तरह से समागमन यानी समन्वय हो रहा है, किसका, पाश्चात्य विचार का, भारत के जो प्राचीन संस्कृति है उन विचारों के साथ उनका समन्वय स्थापित करके लोगों के मध्य इसको क्या किया गया, लाया गया था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसका बेनिफिट क्या रहा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका भाई बेनिफिट क्या हुआ। तो इसका बेनिफिट ये होने लगा कि धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रह्म समाज है इसके सदस्यों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। कोई संस्था अगर बढ़ रही है या उसकी पॉपुलैरिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इसके बारे में कैसे पता चलता है, पता तभी चलता है ना कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें लोगों की संख्या, लोगों की तादाद बढ़ने लग जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अच्छा लोग इसे क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लोग इससे क्या कर रहे हैं, सहमति व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ही क्या होता है कि लोग क्या हो रहे हैं, इससे सहमति व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि जब इस बीच में हम लोग क्या देखते हैं कि जब संख्या बढ़ने लगी तो अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साथ में अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक, जो कि बहुत ही ग्रेट, जिनको कह लीजिए कि पर्सनालिटी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बात करें कि इन लोगों ने समाज में एक बहुत बड़े बदलाव के ये क्या थे, प्रवर्तक थे। तो ये भी ब्रह्म समाज से जुड़े। तो कहीं ना कहीं से इनका ब्रह्म समाज से जुड़ना एक नई जो है, नया रेवोल्यूशन के तौर पर हमें दिखाई देता है, एक नई क्रांति के तौर पर हमें ये दिखाई देता है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो चेंज देखें, देखिए प्रीलिम्स में अगर आप बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो सभा है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर जब उन्होंने इसकी बागडोर संभाली तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि बाद में फिर इनके साथ कौन कौन से लोग जुड़ते गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं अश्विनी कुमार दत्त जैसे जो ग्रेट स्कॉलर हैं, विचारक हैं, थिंकर हैं, वो भी इससे जुड़ चुके थे, जिससे कि एक बड़े लेवल पर क्या हुआ कि लोगों को एक संदेश गया कि हमें भी इससे क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, उसके बाद से क्या था यहाँ पे कि अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन बीच में कुछ मतभेद हुआ। मतभेद का मतलब क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, इन्होंने जो इनका जो फोकस क्या था कि उस समय जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको ठीक किया जाए, ठीक है। और बाद में हम लोग बात क्या देखते हैं कि इसमें अलेक्जेंडर डफ एक व्यक्ति हैं जो वो भी उससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर के वाद विवाद यहाँ पे क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब आपसी एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देने लगा, आपसी क्या हो गया, एक कंडीशन दिखाई देने लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या हो गया, हाँ जी।
तो अब हुआ क्या कि फिर ब्रह्म समाज ने भी क्या हुआ कि बहुत दृढ़ता पूर्वक इसका क्या किया, मुकाबला किया, और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज जो है, अगर फाइनली बात करें तो इसने क्या किया यहाँ पे, ब्रह्म समाज ने क्या किया था यहाँ पे, अगर बात किया जाए तो विधवा विवाह यानी जो विडो मैरिज जो है उसका इन्होंने समर्थन किया, विमेन एजुकेशन का इन्होंने सपोर्ट किया, बहुपत्नी प्रथा के उन्मूलन की बात की, और आडंबरपूर्ण यानी प्रोपेगेंडा करके बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करना, उसका इन्होंने क्या किया कि इन्हें उसे नहीं स्वीकारा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर की भूमिका के कंटेक्स्ट में देखिए अगर हम लोग बात कर सकते हैं, हाँ जी, उनके भूमिका के बारे में अगर हम लोग बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर के कंटेक्स्ट में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनके आने से भी क्या हुआ कि बड़ी संख्या में बंगाल में एक बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भी इससे क्या हुए, जा कर के जुड़े, इससे क्या हुए, अटैच हुए, और उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। तो देखिए कोई संस्था जो है वो कैसे बढ़ रहा है ये मैटर करता है कि लोगों की सहमति कितनी है ना। तो इसका मतलब है कि अब समाज में एक अवेयरनेस आ रहा है कि नहीं, महिलाओं की शिक्षा के लिए हमें क्या करना है, वर्क करना है, महिलाओं को एजुकेशन देना है, जो विडो हो चुकी हैं महिलाएं उनका फिर से विवाह हो सकता है, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करना चाहिए। तो बेसिकली देखिए ये जो दौर था इसको हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहते हैं कि कुछ ऐसी कुरीतियां आ चुकी थी जिसको सब ने मिलकर के क्या किया है, एफर्ट्स लगाया कि इसको दूर किया जाए। और अच्छी बात यह है कि लोगों ने भी शुरुआत में देखिए कुछ विरोध हुआ उसका, लेकिन फिर बाद में लोगों ने भी समझा कि नहीं ये गलत नहीं है, ये हमारे फेवर की ही बात की जा रही है। तो ये था देवेंद्रनाथ टैगोर के समय पे कि क्या बदलाव आए। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग कि केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज का क्या कंडीशन रहा, ठीक है। तो 1858 में कुछ बातें देख लीजिएगा कि इन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता जो है वो ऑलरेडी हम लोग क्या देखते हैं कि ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, सदस्यता जब ग्रहण की तो फिर ये इसके क्या हो गए, मेंबर बन गए। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ने इन्हें इसे ब्रह्म समाज का इस समय पे एक नया आचार्य नियुक्त किया था, यानी इनको एक तरह से कह लीजिए कि इनको एक पोजीशन दिया गया, पोजीशन इन से कौन सा पोस्ट मिला इन्हें, आचार्य, इनको एज अ आचार्य इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन के बारे में देखिए बात किया जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि महान विचारक ये लोग रहे हैं उस टाइम के, है ना, एक रेवोल्यूशनरीज जिनके थॉट्स हैं। तो केशव चंद्र सेन के बारे में बात करें तो बंगाल में इनकी लोकप्रियता कैसी थी, तो बहुत मतलब वाकपटुता मतलब ये होता है कि जिसको हाजिर जवाब कहते हैं, या फिर अगर इन्होंने अगर आपसे डिबेट किया तो वो अकाट्य है, यानी आप उनके डिबेट का जवाब नहीं दे पाएंगे, वो अपना तर्क इस प्रकार से रखेंगे कि आप देने में सक्षम ही नहीं है। तो एक तो ये क्या थे, ये लोग काफ़ी पढ़े भी लिखे थे, गहन अध्ययन करते थे, उसके बाद ही किसी बात को वो क्या है सामने रखते थे। तो इनके कंटेक्स्ट में देखा जाए और इनके बहुत लिबरल अप्रोच थे। देखिए जितने लोगों को भी अब तक आप देख रहे हैं ये सभी के सभी उदारवादी विचारधारा के हैं, उदारवादी इन द सेंस लिबरल थॉट्स के हैं। ये समाज में ये चाहते थे कि हाँ भाई ये क्या है, समानता हो समाज में, इक्वालिटी हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें चाहते थे, जिसके कारण क्या थे कि इसके कारण यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। कौन यहाँ पर, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में ही क्या हो चुके थे, ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन ब्रह्म समाज, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन के ने एफर्ट्स लगाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके कई सारी जो शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, वो क्या हो पाई, इस्टेब्लिश्ड हो पाई। किसके हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्म समाज की, ठीक है ना। कई सारी शाखाएं इसकी क्या हो गई, जैसे अब उस टाइम पे कहाँ कहाँ इसका ब्रांच खुला था ये आपको ध्यान रखना है। लाइक संयुक्त प्रांत का मतलब ये कि जो अभी के समय पर आधुनिक उत्तर प्रदेश आप देखते हैं उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया। इन सब में क्या हो गई कि इसकी जो है शाखाएं स्थापित की गई। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, इन सब के बाद ही हम लोग क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम, यानी कि आपसी कुछ विवाद हुआ, कुछ मतभेद हुआ, ठीक है ना। हाँ, कुछ मतभेद हुआ। केशव चंद्र सेन जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, किसके बीच मतभेद हो गया, यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य में विवाद पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि प्रॉब्लम, मुद्दा क्या आया यहाँ पे कि केशव चंद्र सेन जिनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों, यानी अगर बात किया जाए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी धर्मों, जैसे अगर उन सब पे क्या करना है, यहाँ पे उनको बल देना, ठीक है ना। सभी धर्मों के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए यहाँ पे,
एक सेकेंड, सभी धर्मों की शिक्षा देने की बात की, फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाह के बारे में प्रोत्साहन जैसे मुद्दे पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस पर बल दिया। लेकिन था क्या कि इस यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर से क्या होता है, इनका खुद का क्या हो जाता है, विवाद उठ खड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। विवाद इतना बढ़ गया कि फाइनली इनको आचार्य के पद से ये हटा दिए गए। और उसके बाद जब ये वहाँ से निकलते हैं, यानी कि हम लोग ब्रह्म समाज से देखते हैं, जब ये वहाँ से निकलते हैं तो इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था, नवविधान ब्रह्म समाज। भी इस नाम से भी ये क्या है, जाना जाता है। एक नई शाखा, एक नई ब्रांच इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। अब आपको देखिए याद क्या रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है ना, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तत्वबोधिनी सभा, ओके, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या याद रखना है कि इस प्रकार से आपसे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने नवविधान ब्रह्म समाज की क्या की का गठन किया, और इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर के ने ब्रह्म समाज को क्या किया, यानी कि ये तो हुआ ही, ये अलग हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो फिर आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ये आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब केशव चंद्र सेन अलग होते हैं ब्रह्म समाज से, तो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया नवविधान ब्रह्म समाज, और या फिर भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से ये जाना गया, ठीक है। लेकिन जब केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि इसे बनाया, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो तो केशव चंद्र सेन हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर के कंटेक्स्ट में देखिए तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आदि ब्रह्म समाज के नाम से ये जाना जाने लगा। ओके है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद एक घटना घटती है। घटना क्या घटी कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच विहार के राजा के साथ कर दिया। अब इससे समस्या ये आई कि चूंकि आप महिलाओं के, आपका जो थीम है उसमें बाल विवाह के लिए क्या हो रहा है, हम लोग उसके अगेंस्ट थे। अब इससे जो इनके समर्थक थे वो इस बात से क्या हो गए, नाराज़ हो गए, ठीक है। और नाराज़ होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पश्चात केशव चंद्र सेन जो है भारतीय ब्रह्म समाज से, यानी कि काफ़ी कड़ा विरोध हुआ। जब इनके जो भारतीय ब्रह्म समाज जो है तो उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं, और फाइनली यही काम हो गया, तो दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं हुआ है। तो इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, ये क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बट इसके बाद मतलब था क्या कि इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फिर विवाद, मतलब ब्रह्म समाज के ही हम लोग क्या देख रहे हैं, भारतीय ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। तो इस प्रकार से क्या होने लगा कि इतना ज़्यादा विभाजन हो गया कि कहीं ना कहीं से जो मूल उद्देश्य जिसके पर्पस से ये खोला गया था वो हमें क्या दिखता है कि वो आपस में टूटता चला गया धीरे धीरे आपसी कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद के कारण। अब आते हैं मद्रास में, यानी ब्रह्म समाज के ही तर्ज पे। लेकिन इतना तो तय है कि ब्रह्म समाज का जो मैसेज था वो दुनिया को, यानी कि उस समय पे जितने भी हम लोग क्या देखते हैं कि लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज का प्रभाव अवश्य पड़ा था, जिसके कारण मद्रास में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रह्म समाज के केंद्र खोले गए। कहाँ पर खोले गए, मद्रास में ब्रह्म समाज के केंद्र खोले गए। साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं, पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में भी दयाल सिंह ट्रस्ट ने क्या किया, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को, यानी ब्रह्म समाज का जो प्रिंसिपल है
उसके प्रचार प्रसार करने का बीड़ा किसने उठाया? यहाँ पे पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने इसका बीड़ा उठाया। और 1910 में फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में ही दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की। चूँकि शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, इसका पार्ट था, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एजुकेशन क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मेन मोटो था कि जो भी है हमें क्या करना है, एजुकेशन देना है, हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ब्रह्म समाज के कंटेक्स्ट में देखा। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था राजा राम मोहन रॉय के कार्य, जैसे उनका पत्रकारिता में उनकी कंडीशन रही, वुमेन एजुकेशन में उनका क्या रोल रहा। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके कंटेक्स्ट में क्या रहा, आर्थिक कंटेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने जो दीप प्रज्वलित किया था, है ना, जो दीप प्रज्वलित किया था, वो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक लोगों के बीच में एक सामाजिक जो एक सुधार लाने का एक प्रयास किया था, वो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे लगातार क्या होता गया, उसका विस्तार होता गया। वो अब बंगाल से निकल करके पंजाब, मद्रास, धीरे धीरे वो कई जगहों पे क्या होने लगा, उसे स्थापित किया जाने लगा। तो इसका मतलब है एजुकेशन से क्रांति लाना है, शिक्षा से क्रांति लेकर के आना है। ये क्या था, एक मेन मोटो था, जिस मोटो को सबने क्या किया, स्वीकार किया, है ना, इसको सबने क्या किया, स्वीकार किया। अब इन सब के बाद हम बात करते हैं, अगर हम लोग इवैल्यूएट करने पर आए, यानी इसका मतलब ये है कि इवैल्यूएट का इसको इम्पॉर्टेंस पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्म समाज के इम्पॉर्टेंस के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कैसे रहा है बहुत महत्वपूर्ण? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसने क्या किया था कि ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर क्या किया, कड़ा प्रहार किया। ठीक है, उस समय क्या था कि हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि भाई विदेश यात्रा नहीं करना है, तो उन्होंने इसकी आलोचना की, नहीं ऐसा नहीं है, जाना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा स्त्रियों के समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो उसके लिए काम हुआ। सती प्रथा का विरोध किया गया, पर्दा प्रथा हटाने की मांग की गई, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विडो रिमैरिज के बारे में बात की गई कि भाई इनको देना चाहिए, इनका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के संदर्भ में बात की गई। तो अगर हम लोग देखिए ओवरऑल, मैं नॉर्मल से एक बात कहूँ कि अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि समाज में, यानी उस समय पे समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ थी, जो कुप्रथाएं थी, उन सब पे कुठाराघात किसने किया था, ब्रह्म समाज ने अवश्य किया। अगर आप ये बात करेंगे कि क्या ये सफल रहा या नहीं रहा, तो देखिए सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि अगर कोई संस्था एक मूल उद्देश्य या विचारों के साथ स्थापित होती है और वो मूल उद्देश्य या विचार लोगों तक पहुंच जाते हैं, इट मीन्स कि उस संस्था के प्रयास क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हाँ जी, ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो उस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, इस कंडीशन से हमें यही पता चलता है कि ब्रह्म समाज को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तो उसमें ब्रह्म समाज सफल रहा। ठीक है, आंतरिक कलह रहा, कुछ आंतरिक विवाद रहा, लेकिन इस सब के बावजूद स्टिल जो सबसे मेन बात ये रही कि ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था, शिक्षा से क्रांति लाना है, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, समाज में भेदभाव को समाप्त करना है, इन सब में हम क्या देखने की एक नई चेतना भारत में देखने को मिली थी उस समय पर। ठीक है ना, एक नई चेतना इन द सेंस कि उस समय पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कंडीशन जो था पहले नहीं था। ठीक है ना, ये कंडीशन जो था वो पहले नहीं था। ठीक है, तो इसके अलावा यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या जो है ब्रह्म समाज जो है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जी, जो ब्रह्म समाज के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कि क्या ब्रह्म समाज अपने मेन उद्देश्य के जो उद्देश्य था, क्या वे उसमें सफल रहा? तो जी बिल्कुल उसमें ये क्या रहा, सफल रहा। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो अभी अब तक हम लोग पढ़ते चले हैं, उन सब में ये क्या रहा, इसका अपना विशेष महत्व हम लोगों को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अवलोकन, जैसे मैं एक बार यहाँ पे आपको कुछ बात करूँ, यहाँ पर आते हैं इसके अवलोकन को अगर हम करें, ब्रह्म समाज का अगर अवलोकन किया जाए, आप यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं। अवलोकन, ठीक है ना, अगर हम लोग अवलोकन करें कि ये सफल रहा या नहीं रहा,
देखिए इसका जो मेन विचार यानी इसके जो आइडियोलॉजी विचार के कंटेक्स्ट में अगर देखें यहाँ पे, तो विचार में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एजुकेशन यानी शिक्षा से क्रांति लाने का उद्देश्य था। तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सफल रहा, शिक्षा के माध्यम से क्रांति। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, महिलाओं या स्त्रियों की दशा में सुधार, स्त्रियों की दशा में सुधार लाने का प्रयास। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और क्या है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से क्रांति, क्रांति में ये क्रांति छोड़ दिया, सॉरी, ठीक है, यहाँ आ जाइए, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड, इसको मैं सुधार ही रुक जाइए, क्रांति, ठीक है, स्त्रियों की दशा में सुधार लाना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समाज में जो एक असमानता की जो स्थिति थी, है ना, जो एक विषमता की जो स्थिति बनी हुई थी वो भी चेंज हो रहा है। तो समाज में असमानता जो इनइक्वालिटी थी उसकी समाप्ति होती है ना। तो समाज में एकता स्थापित करना, यूनिटी लाना, एकता स्थापित करना और असमानता को क्या करना, दूर करना, असमानता की समाप्ति, समाप्ति। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सब के इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रह्म समाज हमें सफलता में ही दिखाई देता है। मैंने आपसे क्या कहा कि स्टिल इसके अंदर कुछ विवाद हुए, ब्रह्म समाज कई बार अलग अलग क्या हुआ, शाखाओं में बटा, बट बढ़ने के बाद भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके विचार जो थे ना वो दूर दूर तक गए और बंगाल में, या फिर कह लीजिए बंगाल के साथ साथ ये फिर अब कहाँ जा चुका है, ये पंजाब, मद्रास, धीरे धीरे लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसी के बाद लगातार जो है अब नई नई संस्थाएं स्थापित होने लग गई। और इसी के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, हाँ, नई नई संस्थाएं स्थापित होने लगे। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अब एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन के दौर से भारत गुजरना शुरू हो चुका रहता है, वैचारिक क्रांति, है ना, आइडियोलॉजिकल जिसको हम लोग कहते हैं क्रांति के बारे में बात किया जाए तो उस आइडियोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत भारत में हो चुकी थी और जिसकी परिणति हम लोग क्या देख रहे हैं कि आगे आने वाले अन्य संस्थाओं के माध्यम से हमें दिखाई देता है। चलिए फिर ये आज के लिए इतना ही। यहाँ देख लीजिएगा, दिस इज़ माय टेलीग्राम आईडी t.me शाजिया मैम। आप लोग मुझे यहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे क्लास के लेटेस्ट अपडेट के लिए। शाजिया 10 दिस इज़ माय रेफरल कोड और लेट्स क्रैक इट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।